Good morning and welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video. So आज है 24th of February. तो चलिए देख लेते हैं कि आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में वैसे कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और जिन आर्टिकल्स को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे इंडिया के सरोगेसी रूल्स के बारे में, बिकॉज इन रूल्स को रिसेंटली मॉडिफाई किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मेजर रूल को अमेंड किया है जिसके थ्रू इंडिया में जो मैरिड कपल्स हैं दे कैन यूज़ डोनर गैमेट्स। इससे पहले डोनर गैमेट्स यूज़ नहीं किए जा सकते थे एंड अब जो रिसेंट मॉडिफिकेशन हुई है, अमेंडमेंट हुई है, इसके थ्रू नाउ द मैरिड कपल कैन यूज़ डोनर गैमेट्स। ये अपने आप में एक बड़ा स्टेप है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इससे पहले सरोगेसी रूल्स क्या थे और अब ये जो परमिशन दी गई है इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस हम बात करेंगे आर्मेनिया के बारे में। नाउ सबसे पहले तो आर्मेनिया की लोकेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और आर्मेनिया पिछले साल से ही न्यूज़ में है। अगर आप करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं कि लास्ट ईयर आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ओवर अ पर्टिकुलर रीजन। जिस रीजन का नाम था नागोर्नो काराबाख रीजन एंड अज़रबैजान ने उस एरिया को ऑक्यूपाई किया और काफ़ी बड़े नंबर पे यहाँ पे माइग्रेशन होती है। इवन ये कहा जाता है कि एथनिक एरिया कम्प्लीटली यहाँ से माइग्रेट किया जो कि आर्मेनिया से बिलोंग करता था। नाउ इसे लेकर अब आर्मेनिया का स्टैंड ये है कि आर्मेनिया एक सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में था जिसका नाम है CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें रशिया भी इसका मेंबर है। और जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तब आर्मेनिया ने रशिया से हेल्प मांगी कि आप आइए और इंटरवीन कीजिए, लेकिन रशिया ने इस नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट में इंटरवीन नहीं किया बिकॉज रशिया का ये कहना था कि वो एक तरफ यूक्रेन के साथ एंगेज थे तो रशिया इस एरिया में इंटरवीन करने नहीं आए। तो जिसके बाद अब आर्मेनिया ने ये कहा है कि उनकी जो पार्टिसिपेशन इस सिक्योरिटी ब्लॉक में है, उनकी पार्टिसिपेशन जो CSTO में है उसे वो फ्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ से इन तीनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है। आर्मेनिया इटसेल्फ, नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानेंगे और क्या है ये सिक्योरिटी ब्लॉक, CSTO क्या है, इसके बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी कुछ ही दिनों में WTO की मीटिंग होने वाली है आबू धाबी में और बहुत सारे इश्यूज डिस्कस होने वाले हैं WTO की इस मीटिंग में। और एक इशू IT से रिलेटेड है, डाटा ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। तो एज ऑफ नाउ डाटा ट्रांसफ़र के ऊपर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, इसके ऊपर एक पॉज लगा हुआ है और इसको लेकर डिस्कशन होने वाली है WTO में। अब यहाँ पे एक चीज़ निकल के ये आ रही है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया, वो चाहते हैं कि डाटा ट्रांसफ़र के ऊपर लगा हुआ ये पॉज, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ के ऊपर लगा हुआ ये पॉज हटाया जाए, क्योंकि इस पॉज की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया हमारा काफ़ी नुकसान हो रहा है एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ की ये कोशिश है कि ये जो पॉज लगा हुआ था ये और एक्सटेंड हो जाए। अब इसे लेकर जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ के ग्रुप ने इंडिया के साथ एक पर्सपेक्टिव अपना शेयर किया कि इंडिया को अपने स्टैंड्स के बारे में दोबारा सोचना चाहिए कि अगर डाटा ट्रांसफ़र के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है तो इसका इम्पैक्ट इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर होगा और कहीं ना कहीं हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को काफ़ी थ्राइव दे रहे हैं एंड जब भी हम ये बात करते हैं कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन सकता है तो उसमें हम एक मेंशन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ज़रूर करते हैं। तो अगर डाटा ट्रांसफ़र्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगती हैं तो इससे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ये कहना है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियल ग्रुप्स का कि इंडिया को अपने स्टैंड के बारे में रिकंसिडर करना चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में और जानेंगे। इसके अलावा रिसेंटली हमारे CDS ने एक टर्म यूज़ की विच इज़ ग्रे जोन वॉरफेयर। उनका कहना है कि अगर हम वॉरफेयर का लेक्सिकन देखें तो उसमें ग्रे जोन वॉरफेयर एक नए तरह की एक लेटेस्ट एंट्री है। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय ग्रे जोन वॉरफेयर। एंड लास्टली हमारे पास एक और मिसलेनियस आर्टिकल है
कुछ दिन पहले द हिंदू न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आती है कि रशिया की आर्मी में कुछ इंडियंस हैं जो कि एज अ सपोर्ट स्टाफ वहाँ पे गए थे, लेकिन अब उन सपोर्ट स्टाफ वाले इंडियंस को यूक्रेन बॉर्डर पे भेजा जा रहा है, यूक्रेन के साथ वॉर में एंगेज किया जा रहा है। अब आज अपडेट ये आया है कि ये कोई 3-4 इंडियंस नहीं है, दे आर अराउंड 100 इंडियंस जो कि रशिया के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा थे, लेकिन अब उनको वॉरफेयर में एंगेज किया जा रहा है। अब इसे लेकर इंडिया ने रशिया से रिक्वेस्ट की है कि वो जल्दी से जल्दी इंडियन हेल्पर्स को, इंडिया का जो सपोर्ट स्टाफ है वहाँ पे, उनको डिस्चार्ज करें, बिकॉज इंडिया डज नॉट वांट कि किसी भी तरह कोई भी इंडियन रशिया यूक्रेन वॉर में पार्टिसिपेट करे। तो इसे लेकर इंडिया ने रशिया से रिक्वेस्ट की है कि इंडियन सपोर्ट स्टाफ को रिलीज़ किया जाए। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्मेनिया की। आर्मेनिया से जुड़ा हुआ ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे हम 3-4 फोल्ड्स में कवर करेंगे। सबसे पहले क्लियर करते हैं आर्मेनिया की लोकेशन। तो अगर हम ये एरिया देखें, यूरोप और एशिया का, आप यहाँ पे कंबाइंड रीजन देख सकते हैं। ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल माउंटेन रेंज लाई करती है, जिस माउंटेन रेंज का नाम है कॉकेशस माउंटेन। बहुत बार यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि कॉकेशस माउंटेन की लोकेशन के बारे में। कभी वो पूछ लेते हैं कि बताएं इनमें से कौन सी माउंटेन ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में लाई करती है, तो आंसर होता है कॉकेशस माउंटेन। कभी वो पूछ लेते हैं कि कॉकेशस माउंटेन कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ के बीच में लाई करती है, देन द आंसर इज़ ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। तो इस फंडा को तो आप क्लियर कर लेंगे कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में लाई करती है कॉकेशस माउंटेन। और इसे हम जानते हैं कि यूरोप और एशिया एक कंटिन्यूअस लैंडमास है, जिसे हम यूरेशिया भी बोल देते हैं। एंड कुछ माउंटेन रेंजेस की हेल्प से हम यूरोप और एशिया को डिमार्केट करते हैं। जैसे कि अगर हमें थोड़ा सा वर्टिकली करना है तो हम यूराल माउंटेन्स की बात करते हैं, जो कि रशिया से पास करते हैं, कि यूराल माउंटेन्स यूरोप और एशिया को डिवाइड करता है इनटू ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट आपका एशिया है, वेस्टर्न पार्ट आपका यूरोप है। सिमिलरली जो कॉकेशस माउंटेन्स हैं वो भी यूरोप और एशिया की डिमार्केशन में हेल्प करता है। वो रीजन जो कॉकेशस माउंटेन के नॉर्थ में है दैट इज़ यूरोप, एंड वो एरिया जो कि कॉकेशस माउंटेन के साउथ में है दैट इज़ एशिया। पहली बात तो ये। अब यहाँ पे आप देखिए कुछ कंट्रीज आपको दिखेंगे, यू कैन सी जॉर्जिया, अज़रबैजान, आर्मेनिया। ठीक है, हमें आर्मेनिया की जो लोकेशन है वो क्लियर करनी है। मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे है सपोज ब्लैक सी, यहाँ है कैस्पियन सी, ये बीच में कुछ एरिया है जिसे हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं। एक है जॉर्जिया, अज़रबैजान और इनके बीच में आर्मेनिया। ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप जॉर्जिया देखते हैं तो जॉर्जिया ब्लैक सी को बॉर्डर करता है, जॉर्जिया बॉर्डर्स ब्लैक सी। अगर आप अज़रबैजान देखते हैं तो अज़रबैजान बॉर्डर्स कैस्पियन सी। लेकिन वहीं अगर हम आर्मेनिया की बात करते हैं तो आर्मेनिया ना तो ब्लैक सी को टच करता है ना ही कैस्पियन सी को टच करता है। आर्मेनिया लैंडलॉक्ड है, हालांकि अज़रबैजान भी लैंडलॉक्ड है। वो हम डिस्कस करते हैं अपनी ज्योग्राफी की क्लासेस में कि हालांकि अज़रबैजान कैस्पियन सी को टच करता है बट स्टिल अज़रबैजान लैंडलॉक्ड है। क्यों? बिकॉज हम जानते हैं कि कैस्पियन सी इज़ नॉट अ सी, इट इज़ एन एनक्लोज्ड लेक। तो अगर अज़रबैजान से कैस्पियन सी में चले भी गए तो भी आगे कहीं किसी और सी और ओशन में नहीं पहुंच पाएंगे। तो अज़रबैजान कैस्पियन सी को टच करते हुए भी लैंडलॉक्ड है, वेरेज आर्मेनिया ना तो ब्लैक सी को टच करता है ना ही कैस्पियन सी को टच करता है। आर्मेनिया भी लैंडलॉक्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है आर्मेनिया। अब आर्मेनिया न्यूज़ में है, वो हमने एक ब्रीफ डिस्कशन ले ली कि पहले एक डिस्प्यूट चल रहा था आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में ओवर अ पर्टिकुलर रीजन, जिस रीजन को कहा जाता है नागोर्नो काराबाख रीजन। ठीक है, लॉन्ग टाइम डिस्प्यूट था अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में इस नागोर्नो काराबाख रीजन को लेकर। आप देखें यहाँ पे ये जो आपको रेड शेडेड एरिया नज़र आ रहा है, दिस इज़ द नागोर्नो काराबाख रीजन। ये भी एक लैंडलॉक्ड एरिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं से भी किसी सी को टच नहीं करता, प्लस ये माउंटेनियस रीजन है।
कॉकेशियस माउंटेन्स है ना, ये कॉकेशियस रीजन, यहाँ का ये माउंटेनियस रीजन है। इंटरनेशनली इसे अज़रबैजान का हिस्सा माना जाता था। इट वॉज रिकग्नाइज एज अ पार्ट ऑफ अज़रबैजान। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्यों था कि यहाँ के जो इनहैबिटेंट्स थे, जो लोग यहाँ पे रहते थे, दे वर प्रिडोमिनेंटली बिलोंगिंग टू एथनिक आर्मेनियन ग्रुप। उनका जो एथनिसिटी थी वो आर्मेनियंस जैसी थी। लेकिन इंटरनेशनली कौन किसका पार्ट माना जाता था? नागोर्नो काराबाग का माना जाता था। दे हैड देयर ओन गवर्नमेंट एंड उनका बहुत क्लोज लिंक था आर्मीनिया के साथ, बट उनको ऑफिशियली आर्मीनिया का हिस्सा रिकग्नाइज नहीं किया गया था। एंड इसी चीज़ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच में। इवन ये कॉन्फ्लिक्ट आज के टाइम्स का नहीं है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखने जाते हैं तो 1980s में काफ़ी प्रोमिनेंट था ये कॉन्फ्लिक्ट, जब इस रीजन ने, नागोर्नो काराबाख रीजन ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी फ्रॉम दी अज़रबैजान, कि हम अज़रबैजान का हिस्सा नहीं हैं। नागोर्नो काराबाख ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। एंड जैसे ही इसके बाद आप देखो कि 1980s और इवन 1991 का जो टाइम है, तब सोवियत यूनियन कोलैप्स होती है एंड उस टाइम पे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है इस रीजन में। एंड पहला वॉर यहाँ पे इस टाइम पे इरप्ट होता है आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच में कि कौन इस रीजन को कंट्रोल करेगा, जिसके बाद फिर सीज़ फायर होती है 1994 में। एंड उस टाइम पे क्या होता है, 1994 में नागोर्नो काराबाख रीजन का कुछ एरिया जो है उसे आर्मीनिया के कंट्रोल में दे दिया जाता है, क्योंकि एथनिक लोग यहाँ के आर्मीनिया के थे। लेकिन सीज़ फायर को इतना रिस्पेक्ट नहीं किया गया, फ्रीक्वेंटली इसे वायलेट किया जाता था। लेकिन फिर रिसेंट टाइम्स में 2020 में यहाँ पे एक सेकेंड काराबाख वॉर जो है वो शुरू होती है, एंड जिसकी वजह से जो साउंडिंग विक्ट्री थी वो यहाँ पे कहीं ना कहीं अज़रबैजान की होती है। एंड इवन रशिया यहाँ पे एक पीस डील भी लेकर आती है 2020 में, एंड रशियन पीस कीपर्स जो हैं इसको इस एरिया के अंदर स्टेशन किया जाता है। लेकिन एज ऑफ नाउ हमारे पास अपडेट ये था कि अज़रबैजान ने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर नागोर्नो काराबाख एरिया के ऊपर कंट्रोल बना लिया था, और वहाँ से एक बड़े नंबर में आर्मेनियंस जो थे, एथनिक आर्मेनियंस, दे लेफ्ट दैट एरिया। इसे गोस्ट सिटी या गोस्ट टाउन भी आपने सुना होगा। द हिंदू में इसकी न्यूज़ फोटोज़ आ रही थी कि ये कम्प्लीटली खाली हो चुका था। तो अब इस एरिया को लेकर आर्मेनिया की हार हुई। अब आर्मेनिया अपनी डिसअपॉइंटमेंट शो कर रहा है, किससे? रशिया से। वो क्यों? रशिया और आर्मेनिया दे आर पार्ट ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं CSTO। सिर्फ आर्मेनिया ही नहीं, ये कुल मिलाकर 6 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं। एज द नेम सजेस्ट, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जो कि जिसमें 6 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग रशिया एंड आर्मेनिया। तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तब आर्मेनिया ने रशिया से रिक्वेस्ट किया कि वो आकर इंटरवीन करें, आर्मेनिया की हेल्प करें, लेकिन रशिया ने इंटरवीन नहीं किया। रशिया का ये कहना था कि वो ऑलरेडी यूक्रेन के साथ इन्वॉल्व हैं, एंगेज्ड हैं, तो इस टाइम पे उन्होंने आर्मेनिया की हेल्प के लिए वो आगे नहीं आए, एंड आर्मेनिया ओवरऑल लॉस दिस रीजन। तो इसी को चलते अब आर्मेनिया ये कह रहा है कि ये जो सिक्योरिटी ब्लॉक है CSTO, इसमें आर्मेनिया अपनी पार्टिसिपेशन फ्रीज कर रहा है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए समझना कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO है क्या। तो एक बात समझ में आ गई हमें कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसमें 6 कंट्रीज़ हैं। 2002 में इसकी फॉर्मेशन होती है, लेकिन जब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं तो कुछ 1992 से, मतलब जैसे ही डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन होता है, जो पोस्ट सोवियत स्टेट्स थी वो इकट्ठी होती हैं और एक ट्रीटी साइन करती हैं जिसे कहा जाता है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी या फिर ताशकेंत पैक्ट और ताशकेंत ट्रीटी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और इसमें 6 कंट्रीज़ कौन कौन से? रशिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। तो कितनी हो गई ये आपके पास? रशिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान।
ये कहते हैं कि ओके हम एक ट्रिटी बना रहे हैं, हम एक पैक्ट बना रहे हैं विच इज़ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रिटी। एज द नेम सजेस्ट, एक के ऊपर हमला, हम सब के ऊपर हमला, और हम इसको लेकर इकट्ठे रिस्पॉन्ड करेंगे। ये इस ट्रीटी का मेन पर्सपेक्टिव था। तो रशिया था, आर्मेनिया था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, ताजिकिस्तान था और उज़्बेकिस्तान था। उसके बाद 1994 में 3 और आकर जुड़ जाते हैं। कौन कौन? अज़रबैजान भी आ जाता है, बेलारूस भी आ जाता है और जॉर्जिया भी आ जाता है। अज़रबैजान, बेलारूस और जॉर्जिया। लेकिन फिर 2002 में इन सब में से सिर्फ 6 ऐसे थे जो इस ट्रीटी को आगे बढ़ाते हैं और CSTO की फॉर्मेशन होती है, जिसमें एक तो आपका रशिया आएगा ही आएगा, बिकॉज रशिया इज़ द मेन मेंबर ओवर हियर। रशिया था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, ताजिकिस्तान था। जो पहले उज़्बेकिस्तान आया था, उज़्बेकिस्तान ने फर्दर इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, उज़्बेकिस्तान बाहर चला गया। देन इसमें आर्मेनिया आया और बेलारूस आया। तो मतलब अज़रबैजान आया था, वो चला गया, जॉर्जिया आया था, वो चला गया, एंड आपके पास अब बचे कौन कौन? रशिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड योर बेलारूस। तो ये 6 मेंबर्स हैं। ये 6 मेंबर्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इनका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, आर्मेनिया एंड बेलारूस। These are the members of कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 2002 में फाइनलाइज होती है एज अ मिलिट्री अलायंस। इसका हेड क्वार्टर रशिया में है। इनका ऑब्जेक्टिव है कि इन सभी कंट्रीज़ में पीस बना रहे, इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो, रीजनल सिक्योरिटी हो, एंड इन सब का एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी सिक्योरिटी बनी रहे, उनकी इंटेग्रिटी बनी रहे और उनकी सॉवरेनिटी के ऊपर कोई भी खतरा ना आए। तो ये एक मिलिट्री अलायंस है। तो इस अलायंस में रशिया ने आर्मेनिया की हेल्प नहीं की, तो इसीलिए अब आर्मेनिया कह रहा है कि हम अपनी पार्टिसिपेशन को यहाँ पे फ्रीज करते हैं। तो इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई है, आगे बढ़ते हैं सरोगेसी रूल्स के बारे में। तो देखिए हमारे पास 2022 में इंडिया के जो सरोगेसी रूल्स थे उनको अमेंड किया गया था, मॉडिफाई किया गया था, एंड काफ़ी चर्चा तब से ही सरोगेसी रूल्स को लेकर आ रही है। अब सबसे पहले समझते हैं सरोगेसी होता क्या है। तो सरोगेसी बेसिकली वो प्रैक्टिस है जहाँ पे कोई विमेन एग्री करती है कि वो किसी दूसरी विमेन के लिए जो फीटस है उसे अपनी बॉडी में कैरी करेगी, बेबी को बर्थ देगी, और बेबी को बर्थ देने के बाद वो बेबी किसी और को देगी जिनका पेरेंटल राइट है उस बच्चे के ऊपर। तो बेसिकली सरोगेट मदर वो विमेन है जो अपनी बॉडी में फीटस को कैरी करती है, बेबी को बर्थ देती है, लेकिन उसका कोई भी पेरेंटल राइट बच्चे के ऊपर नहीं होता। इस प्रैक्टिस को बोला जाता है सरोगेसी। अब यहाँ पे जब 2022 में रूल्स आते हैं तो इसमें ये कहा जाता है कि वो कपल्स जो सरोगेसी अडॉप्ट करना चाहते हैं, सरोगेसी के लिए जाना चाहते हैं, वो डोनर गैमेट्स यूज़ नहीं कर सकते। दे कैन नॉट यूज़ डोनर गैमीट। ये कहा गया था कि वो यूज़ नहीं कर सकते। मतलब अब गैमीट्स क्या होते हैं, आप साइंस में इसके बारे में जानते हैं। सो गैमीट्स आर बेसिकली रिप्रोडक्टिव सेल्स, दे आर नथिंग एल्स बट दे आर रिप्रोडक्टिव सेल्स। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो मेल्स में स्पर्म इज़ अ गैमीट। अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में स्पर्म्स आर द मेल गैमीट्स, और फीमेल में ओवम या फिर एग्स आर द फीमेल गैमीट। ठीक है, तो तब तक ये बोला गया कि दोनों ही गैमीट्स, मेल और फीमेल, वो पेरेंट के होने चाहिए, वो कपल के होने चाहिए। डोनर गैमेट्स अलाउ नहीं किए गए थे इन द 2022 रूल्स। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एक बड़ा लैंडमार्क डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लास्ट ईयर, जब सुप्रीम कोर्ट में केस आता है जिसमें एक विमेन थी, शी वाज सफरिंग फ्रॉम अ रेयर मेडिकल डिसऑर्डर। ठीक है, जिसे कहा जाता है MRKH सिंड्रोम। हमने अपनी करंट अफेयर वीडियोज़ में डिस्कस भी किया है इस सिंड्रोम के बारे में, विच इज़ रोकिटांस्की कस्टर हाउजर सिंड्रोम।
एंड इसमें उनकी मेडिकल कंडीशन ने कंफर्म किया कि इस सिंड्रोम में उस लेडी की बॉडी में ओवरीज एब्सेंट हैं, यूट्रस एब्सेंट है। तो किसी भी तरह से इस सिंड्रोम की वजह से उस लेडी की बॉडी में एग प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो अब वो सरोगेसी कैसे करें, बिकॉज रूल्स ने तो बोल दिया कि एग और जो स्पर्म है वो कपल का ही होना चाहिए, डोनर गैमेट्स अलाउड नहीं है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस लेडी के राइट टू पेरेंटहुड को सेफगार्ड किया था और कहा कि इस तरह के मेडिकल कंडीशन में आप उनका राइट टू बिकम अ मदर थ्रू सरोगेसी, उनकी इस एस्पिरेशन को खारिज नहीं कर सकते। इस केस में उन्होंने डोनर एग के लिए अलाउ किया था। तो तब से ही बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में ऐसे आ रहे थे कि अगर किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से जो कपल है उनके पास डोनर, उनके पास गैमेट्स नहीं है, एग या फिर स्पर्म नहीं है, तो वो सरोगेसी के लिए कैसे जाएं। तो अब इसे लेकर जो रूल आया है उसमें ये कहा गया है कि जो दोनों गैमेट्स हैं, ज़रूरी नहीं कि दोनों ही गैमेट्स कपल के हों, एटलीस्ट एक गैमेट जो है वो कपल का होना चाहिए। और अगर सपोज एग नहीं है तो एग के लिए आप डोनर ले सकते हैं, अगर स्पर्म नहीं है तो स्पर्म के लिए आप डोनर ले सकते हैं। तो इसीलिए ये हेडलाइन आई है दैट सेंटर हैज़ अलाउड द कपल टू यूज़ डोनर गैमेट्स। बट अगेन याद रखिएगा कि कम से कम एक जो गैमेट है वो कपल का होना चाहिए और एक गैमेट एज अ डोनर यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक यहाँ पे चेंज आया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सिंगल विमेन कैन अंडरगो सरोगेसी। अब ध्यान से सुनिए, जब हम सिंगल विमेन कहते हैं तो सरोगेसी में कोई विडो या फिर डाइवोर्सी जिनकी पहले शादी हुई थी, इधर अ विडो और अ डाइवोर्सी, दे आर कंसिडर्ड एज सिंगल विमेन, दे कैन अंडरगो सरोगेसी एंड उनको वो अपना खुद का एग यूज़ कर सकते हैं एंड दे कैन यूज़ द डोनर स्पर्म टू अवेल द सरोगेसी। तो ये भी एक बड़ा अपडेट यहाँ पे आया है। ठीक है जी, तो इतनी चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे कि अब डोनर गैमेट्स अलाउ कर दिए गए हैं, लेकिन अगेन दोनों नहीं, सिर्फ एक। आगे बढ़ते हैं। WTO और ये जो इशू आ रहा है रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस की इंपोर्ट ड्यूटीज़ के बारे में, इसे समझते हैं। तो ये इशू रेज इसलिए हो रहा है बिकॉज बहुत जल्द आबू धाबी में नेक्स्ट वीक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की मीटिंग होने वाली है एंड एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, इंक्लूडिंग वन इशू जिसमें एक मॉरेटोरियम लगाया हुआ है 1998 से। मॉरेटोरियम मतलब पॉज लगाया हुआ है। किस चीज़ के ऊपर पॉज लगाया हुआ है? बेसिकली जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस होती हैं उन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस के ऊपर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी इसे पॉज किया गया है 1998 से। ठीक है, इट हैज़ बीन पॉज सिंस 1998। अब डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, दे आर सेट टू बेसिकली इन द डायरेक्शन कि इस इम्पोर्ट ड्यूटी के ऊपर लगा हुआ पॉज जो है इसे हटाया जाए। इंडिया ने इवन ये भी कहा कि जो जिसे फिजिकल गुड्स हैं, है ना, बुक्स हैं, वीडियोस हैं, उनके ऊपर पहले ट्रेडिशनल टैरिफ लगता था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो डिजिटल सर्विसेज आ गई हैं, ई बुक्स आ गई हैं, तो अब ये जो टैरिफ है, ये जो ड्यूटीज़ हैं, ये डिजिटल सर्विसेज के ऊपर भी लगनी चाहिए। और डेवलपिंग कंट्रीज़ का काफ़ी ज़्यादा मैसिव लॉस हो रहा है, काफ़ी रेवेन्यू जो है वो लूज़ हो रहा है, बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज़ इन डिजिटल सर्विसेज का इंपोर्ट बहुत कर रही हैं, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी है नहीं। तो इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये स्टैंड है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी लगी हुई है, इस इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर जो पॉज लगा हुआ है, इस पॉज को हटाया जाए। वेयर एज डेवलप्ड कंट्रीज चाहते हैं कि नहीं, ये जो मॉरेटोरियम लगा है, ये जो पॉज लगा है, इसे फर्दर एक्सटेंड किया जाए। ये बात समझ में आ गई। अब हुआ क्या, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के जो ग्रुप्स हैं उन्होंने इंडिया से कहा कि आप अपना प्लान रिकंसिडर कीजिए कि अगर आप डिजिटल ई कॉमर्स के इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज़ लगाते हैं, डाटा ट्रांसफ़र के ऊपर अगर आप ड्यूटीज़ लगाते हैं, तो इससे इंडिया की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, हमारी खुद की जो चिप डिज़ाइन इंडस्ट्री है, इसके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। कि अगर सपोज़ करो कि कोई अकॉर्ड नहीं आता तो ये जो मॉरेटोरियम है ये एक्सपायर हो जाएगा इस साल, और अगर ये एक्सपायर हो जाएगा तो इंपोर्ट ड्यूटी लगनी शुरू हो जाएगी। एंड अगर डिजिटल ई कॉमर्स के ऊपर टैरिफ लगता है
तो इसका मतलब है कि जो चिप डिज़ाइन डाटा जो है उसमें एक काफ़ी बड़ा नंबर ऑफ ट्रांसफ़र्स जो हैं वो होते हैं. इट विल रेज द कॉस्ट बढ़ जाएगा, और ऑलरेडी जो चिप शॉर्टेज है वो तो चली रही है, वो फर्दर वर्सन अप हो जाएगी. तो इसीलिए इस वर्ल्ड सेमीकंडक्टर काउंसिल ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये लिखा कि चिप सेक्टर के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है. तो इसीलिए आप अपने फैसले के ऊपर दोबारा ज़रूर सोचिए. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर के बारे में. तो हमारे CDS ने ये टर्म जो है ये यूज़ की है, ग्रे जोन वॉरफेयर. देखिए, ये वो स्ट्रैटेजी है जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर एडवांटेज लेने की कोशिश करती है विदाउट गोइंग फॉर अ ओपन वॉर. ओपन वॉर नहीं हो रहा, ओपन वॉर लाइक कंडीशन नहीं है कि हम ओपनली कह रहे हैं कि वी आर एट वॉर विद दिस कंट्री, नहीं, लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही हैं जिससे कि दूसरे कंट्री को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. कहीं पे साइबर अटैक हो गया, कोई मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी, कभी इकोनॉमिक प्रेशर बिल्डअप कर दिया जिससे कि दूसरी कंट्री को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाए, अंडरमाइन करने की कोशिश की जाए. अब देखो, इसका सबसे बड़ा फॉलोअर है चाइना. ठीक है, चाइना हैज़ बीन एम्प्लॉइंग दिस स्ट्रैटेजी अपने नेबर्स के साथ, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, चाहे वो इवन इंडिया के साथ हो. आप देखो, साउथ चाइना सी में चाइना अपनी नेवल वेसल्स को यूज़ करता है और बिना मतलब टेंशन क्रिएट करता है नेबर्स के साथ. अपनी वेसल यहाँ से पास कर दी, वहाँ से पास कर दी, थोड़ा कोई क्लैश कर दिया, लेकिन ओपन कोई वॉर नहीं है. सिमिलरली हम देख रहे हैं कि इंडिया के बॉर्डर्स के पास, हमारे बॉर्डर पे जो विलेजेस हैं वहाँ पे चाइना आकर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहा है, तो अपना टेरिटोरियल क्लेम बूस्ट कर रहा है. ये भी एक तरह का ग्रे जोन टैक्टिक है. डिजिटल इन्वेस्टमेंट, चाइना अपनी ऐप्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मीडिया में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इंडिया में प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है ताकि जो डिजिटल स्पेस है उसमें चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाए. ये भी एक तरह का टैक्टिक है, ग्रे जोन टैक्टिक. हाँ, हालांकि इंडिया भी इस ग्रे जोन वॉरफेयर को अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है. वी रिकग्नाइज ऑल ऑफ दीज थ्रेट्स एंड हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, जो पुलिस फोर्सेस हैं, वो इसे लेकर कोलैबोरेट करती हैं. सबका कलेक्टिव यही एम है कि चाइना का ये जो ग्रे जोन वॉरफेयर है इसे काउंटर किया जाए. विजिलेंस काफ़ी बढ़ गई है इवन बॉर्डर एरियाज़ में, की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में, ताकि चाइना की कोई भी इस तरह की जो एक्टिविटी है उसे रोका जा सके. सिमिलरली, कोई भी अगर फॉरेन टेक इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है तो उसे बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, स्क्रूटनाइज किया जाता है कि इसकी वजह से हमारी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो जाएगी. तो दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय ग्रे जोन वॉरफेयर. लास्टली मिसलेनियस आर्टिकल है. तो चाइना में इंडिया के जो सिक्योरिटी इंडिया के जो इंडियंस वहाँ पे एज अ सपोर्ट स्टाफ के तौर पे रशिया की आर्मी में एम्प्लॉय हुए थे, उनको वहाँ पे यूक्रेनियन बॉर्डर पे पोस्ट किया जा रहा है. तो इसे लेकर इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया है और रशिया से रिक्वेस्ट की है कि इंडियंस को वहाँ से डिस्चार्ज किया जाए, बिकॉज इंडिया डज नॉट वांट कि रशिया यूक्रेन वॉर में इंडियंस पार्टिसिपेट करें. तो जो भी इंडियंस वहाँ पे सपोर्ट स्टाफ में हैं, एज अ हेल्पर्स हैं, उनको वहाँ से रिलीज़ किया जाए. So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.